नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर का कोर्स EE 202 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 2 थर्मल इंजीनियरिंग का टॉपिक नंबर 2.22 एनर्जी ए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। गुणधर्म, किसी भी प्रक्रम का गुणधर्म वो चीज़ होती है जो उसकी अवस्था पर डिपेंड करती है, यानी कि वो एक बिंदु फलन होती है। वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है कि वो किस पाथ से वहाँ तक पहुँची है, वह केवल उस अवस्था पर, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करती है। जैसे आयतन, किसी समय पर या किसी अवस्था में किसी प्रक्रम का आयतन V1 है और किसी अन्य अवस्था में उसका आयतन V2 है, तो V1 और V2 वो प्रक्रम सिस्टम V1 से V2 तक कैसे पहुंचा, इस बात का V2 पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। V2 हमेशा V2 ही रहेगा, चाहे वो किसी भी रास्ते से होता हुआ सिस्टम V2 तक पहुंचा हो। तो वो एक गुणधर्म है, जबकि कार्य और ऊष्मा हमारे क्या थे, गुणधर्म नहीं थे, वो पथ फलन थे। वो रास्ते पर डिपेंड कर रहे थे कि किस रास्ते से हमारा सिस्टम हमारा प्रक्रम गुजरा है, उस पर डिपेंड करता है हमारा Q और W, ऊष्मा और कार्य। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुणधर्म प्राप्त होता है और वह है ऊर्जा। पूर्व में बतलाया जा चुका है कि ना तो ऊष्मा ही गुणधर्म है व ना ही कार्य, लेकिन इनका अंतर एक गुणधर्म है। इनका अंतर कैसे गुणधर्म होगा, जब ये Q और W ही ऊष्मा व कार्य ही गुणधर्म नहीं है। तो ये हम नीचे डिस्कस करेंगे अभी। इसे समझने के लिए एक ऐसे बंद निकाय को लिया जाता है जो एक चक्र में कार्य करता है। चक्रीय प्रक्रम हमने समझा था क्या होता है, जिसमें सिस्टम प्रारंभिक अवस्था से जाता है और घूम फिर कर पुनः प्रारंभिक अवस्था पर आ जाता है। इसे हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। ये एक चक्रीय प्रक्रम का ग्राफ दर्शाया गया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। इसमें क्या हो रहा है कि 1 से हमारा सिस्टम जाता है A रास्ते से होता हुआ पॉइंट 2 तक, और फिर 2 से दोबारा लौट कर आता है 1 पर। एक बार तो वो B रास्ते से होता हुआ आता है और एक बार वो C रास्ते से होता हुआ आता है। तो यहाँ पर हमें 2 चक्रीय प्रक्रम साइक्लिक सिस्टम मिल रहे हैं। कौन कौन से साइक्लिक प्रोसेस, एक तो है 1A2B1, ये एक प्रोसेस हो गया, और दूसरा हो गया 1A2C1, ये एक साइकिल हो गया। ये पहला दिखा है 1A2B1 और दूसरा है 1A2C1। अब हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, भली भांति क्या पढ़ा था कि चक्रीय प्रक्रम के लिए साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल Q इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल W। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल Q को हम क्या लिख सकते हैं कि डेल Q यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान एक तो रास्ते 1A2 के लिए, और हम प्रक्रम किसके लिए लिख रहे हैं, 1A2B1 के लिए। पहले चक्र किसके लिए, कौन से चक्र के लिए लिख रहे हैं हम, ये प्रथम नियम 1A2B1 के लिए। तो 1A2B1 के लिए कुल ऊष्मा का आदान प्रदान क्या होगा, वो होगा 1A2 के लिए ऊष्मा का आदान प्रदान प्लस 2B1 के लिए ऊष्मा का आदान प्रदान। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है आपका इक्वेशन, ये क्या है, ये 1A2 के लिए ऊष्मा का आदान प्रदान है, अर्थात इंटीग्रेशन 1A2 डेल Q, यानी 1 से लेकर A रास्ते से होते 2 तक जाने में ऊष्मा का आदान प्रदान क्या है, प्लस 2 से लेकर 1 तक B रास्ते से होते
बी रास्ते से होते हुए जाने में ऊष्मा का आदान प्रदान क्या है, इन दोनों का योग होगा हमारा इस साइकिल के लिए समेशन ऑफ डेल क्यू, यानी कि ऊष्मा का कुल आदान प्रदान। ये किसके बराबर होगा, ये होगा कार्य के आदान प्रदान के बराबर उसी चक्र के लिए। तो ये अगेन 1A2 यानी 1 से लेकर 2 तक ए रास्ते तो होकर जाने में W का आदान प्रदान डेल W प्लस लौट कर जाने में 2B1 डेल W। तो ये हो जाएगा इस चक्र के लिए डेल W। इसी प्रकार हम दूसरे चक्र के लिए लिख सकते हैं 1A2C1 के लिए सेम होगा 1A22 डेल क्यू प्लस 2C21 डेल क्यू इज इक्वल टू 1A22 डेल W प्लस 2C21 डेल W। अब इन दोनों को आपस में घटाने पर हमें मिलता है डेल 2B21 डेल क्यू माइनस 2C21 डेल क्यू इज इक्वल टू 2B21 डेल W माइनस 2C21 डेल W। अब हम क्या करेंगे कि जो इंटीग्रेशन है सेम पाथ के लिए उनको एक तरफ ले लेंगे, यानी 2B21 वाले पद को एक तरफ ले लेंगे और 2C21 वाले पद को दूसरी तरफ ले लेंगे। तो 2B21 डेल क्यू माइनस 2B21 डेल W हो जाएगा। तो 2B21 कॉमन हो जाएगा, उसको बाहर लेके डेल क्यू माइनस डेल W 2B21 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2C21 डेल क्यू माइनस डेल W। अब हमें क्या मिल गया इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को ढंग से देखने पर हम पता चलता है कि 2B21 यानी कि 2 से लेकर 1 तक जाने में बी रास्ते से होते हुए जाने में डेल क्यू माइनस डेल W यानी कि ऊष्मा और कार्य का अंतर किसके बराबर है 2C21 यानी 2 से लेकर 1 तक जाने में सी रास्ते से होते हुए जाने में ऊष्मा और कार्य के अंतर के बराबर है। अर्थात चाहे मैं जा तो रहा हूँ 2 से लेकर 1 तक, चाहे मैं बी से होता हुआ जाऊँ चाहे मैं सी से होता हुआ जाऊँ, इन दोनों ही स्थितियों में परिस्थितियों में Q और W का अंतर सेम आता है। अब ऐसे ही असंख्य रास्ते में अपना लूँ चाहे उन सभी रास्तों के लिए डेल Q माइनस डेल W बराबर ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दो बिंदुओं के लिए Q और W का अंतर एक गुणधर्म है, क्योंकि इन दोनों का अंतर रास्ते पर निर्भर नहीं कर रहा है, यह केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर ही निर्भर कर रहा है। इसलिए डेल क्यू माइनस डेल W किन्हीं दो बिंदुओं के लिए एक गुणधर्म है। समीकरण 3 से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राशि डेल क्यू माइनस डेल W अवस्था 1 से अवस्था 2 के बीच सभी प्रक्रमों के लिए समान है। डेल क्यू माइनस डेल W केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करती है, उनके बीच अपनाए जाने वाले पथ पर नहीं। यानी किसी भी B C D E किसी भी पाथ से जाऊँ डेल क्यू माइनस डेल W बराबर ही है। अतः यह राशि एक बिंदु फलन है। परिभाषा के अनुसार इसे गुणधर्म कहा जा सकता है तथा इसे E से दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार अधिक सामान्य तौर पर अभी हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डेल क्यू माइनस डेल W को हम इंटीग्रेशन DE की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान देने वाली बात है कि मैंने Q और W के लिए यहाँ पर डेल्टा यूज़ किया गया है, जबकि E के साथ में D यूज़ किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि DE को मैं E2 माइनस E1 के तौर पे लिख सकता हूँ, जबकि डेल्टा Q को मैं Q2 माइनस Q1 नहीं लिख सकता, क्योंकि वो बिंदु फलन नहीं है। जबकि E जो इन दोनों का अंतर है वो एक बिंदु फलन है, इसलिए उसको मैं DE लिख सकता हूँ, यानी E2 माइनस E1 लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने उसके लिए D यूज़ किया है और उनके लिए डेल्टा यूज़ किया है। तो फ्रॉम 1 to 2 इंटीग्रेशन DE विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल Q माइनस डेल W, या इनका
समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर E2 माइनस E1 में DE को लिख सकता हूँ दो बिंदुओं के लिए, वो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू के। या अवकलनीय फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको DE इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से गुणधर्म ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब E क्या है, यहाँ पे ऊर्जा है। अब हमें याद है कि जो ऊर्जा है विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है। तो DE जो होगा वो होगा DU यानी आंतरिक ऊर्जा में अंतर, प्लस DPE यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, प्लस DKE यानी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का डिफरेंस। अब चूँकि हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक बंद क्लोज सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लोज सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस नगण्य होगा, उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसलिए DE को मैं लिख सकता हूँ DU। DU क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में अंतर। तो इसको मैं समीकरण 5 में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, DU इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, या डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। वैसे डेल्टा तीनों के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, जनरली इस बुक में लिखा हुआ है, अदरवाइज अब ऊपर वाला ही बेटर है। DU में लिख सकता हूँ, DU का मतलब U2 माइनस U1 में लिख सकता हूँ, और डेल्टा Q माइनस डेल्टा W ही लिखूँगा मैं, यानी कि Q2 माइनस Q1 नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये याद रखना आप, Q और W के लिए हमेशा डेल्टा यूज़ किया हुआ होगा, यानी उसको D से यूज़ नहीं करें, क्योंकि उसको Q2 माइनस Q1 हम नहीं लिख सकते, जबकि हम U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इससे रिलेटेड यहाँ पे दिए गए हैं, उनको समझ लीजिए। पहला क्या है, किसी भी प्रक्रम की गणना करने से पूर्व प्रक्रम का पूर्णतः निर्धारण कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि डेल क्यू बाय डेल डब्ल्यू दोनों एक पथ फलन है। ये सिंपल है, हम किस रास्ते से, किस प्रक्रम के थ्रू हम बिंदु 1 से बिंदु 2 तक जा रहे हैं, तभी हम डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू का पता लगा सकते हैं। अगर हमें रास्ते का नहीं पता होगा, उस प्रोसेस का नहीं पता होगा, तो हम इसका पता लगा ही नहीं सकते डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू का। डेल्टा क्यू को Q2 माइनस Q1 या डेल्टा डब्ल्यू को W माइनस W1 नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये बिंदु फलन है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि रास्ते पर डिपेंड करते हैं, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर नहीं, इसलिए उनको हम W2 माइनस W1 या Q2 माइनस Q1 नहीं लिख सकते। थर्ड है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U2 माइनस U1 तथा ऊर्जा में परिवर्तन E2 माइनस E1 लिखा जा सकता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ऊर्जा एक गुणधर्म है, ये हम डेराइव कर चुके हैं। डेल्टा U, डेल्टा Q या डेल्टा W का उपयोग समग्र परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। ओवरऑल चेंज के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि इक्वेशन 7 में किया हुआ है, 7 में डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। लेकिन इंडिविजुअल के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आज के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट पे हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।